The aim of this practical is to study the dispersion relation for the monatomic lattice and for diatomic lattice. तो हमारे पास ये मोनोटोमिक लैटिस और डायटोमिक लैटिस है। तो इसका जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि ईच लैटिस की 10 यूनिट्स है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 10 यूनिट्स है मोनोटोमिक और यहाँ पे है डायटोमिक की। तो हमारे पास लैटिस डायनामिक किट प्रैक्टिकल जो है वो यूज किस लिए होता है? The lattice dynamic kit is used to understand the interaction of electromagnetic waves and crystalline solids. तो इसका हमारे पास ये apparatus है, इस पे हम सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमें चाहिए एक तो ये लैटिस डायनामिक किट और इसका होगा फ्रीक्वेंसी काउंटर और एक चाहिए CRO। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये CRO से कनेक्ट होंगे। V टर्मिनल जो है वो CRO की वर्टिकल पॉइंट से और H जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये हमारे पास जो टर्मिनल है ये फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, तो ये फ्रीक्वेंसी काउंटर से कनेक्ट होगा। अब ये जो दो नोब्स हैं R1 और R2 ये पोटेंशियोमीटर है जो कि हमारे पास जो लिसाजू फिगर्स बनेंगे उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए यूज होंगे। और यहाँ पे हमारे पास दो टॉगल्स है मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। जब हमें इस प्रैक्टिकल को मोनो एटॉमिक के लिए परफॉर्म करना होगा तब हम इन दोनों टॉगल को मोनो एटॉमिक की तरफ रखेंगे और जब हमें डाई एटॉमिक परफॉर्म करना होगा तो इस प्रैक्टिकल को हम डाई एटॉमिक की तरफ सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास टॉगल है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी वैल्यू होगी 0 पॉइंट समथिंग फ्रीक्वेंसी से 8.9 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, और हाई पे जब सेट करेंगे तो ये हमारे पास 8.9 से लेके उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी तक यूज किया जा सकता है। और ये हमारे पास जो रोटर है इसे हम नाम देते हैं TTP, मतलब ये हमारे पास लिसाजू, इसको हम वेरी करते जाएंगे और इसके मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमें लिसाजू फिगर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्केल्स हैं, ऊपर हमारे पास ये मेन स्केल है और यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के यहाँ पे 100 डिवीजन जैसे ही कवर होंगे तो वहाँ पे मेन स्केल की वैल्यू एक चेंज हो जाएगी। तो ये टोटल हमारे पास मेन स्केल की 10 रीडिंग्स आती हैं। ये हमारे पास नॉब हो गया एम्पलीट्यूड का, जो कि लिसाजू फिगर्स के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। तो सबसे पहले हमें परफॉर्म करने के लिए 3 डबल एंडेड वायर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके वर्टिकल लाइन को CRO पे कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे इन दोनों कनेक्शंस को CRO के साथ कनेक्ट कर दिया और लास्ट में थर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर की वायर थी उसको हमने फ्रीक्वेंसी काउंटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे अब यहाँ पे जो दो R1 और R2 पोटेंशियोमीटर्स हैं यहाँ इनको हमने मिडिल पोजीशन पे रखना है, मतलब एट मिडिल पोजीशन। यहाँ पे ये जो दोनों नॉब्स हैं ये यूज होंगे हमें पर्टिकुलर शेप मिलने के लिए, और इसको सबसे पहले हम लो पे सेट करेंगे और मोनोटोमिक परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहले इन दोनों टॉगल्स को ऊपर रखेंगे। और एम्पलीट्यूड है उसकी हम कोई भी फिक्स वैल्यू ले लेंगे जिससे कि हमें फिगर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा फिगर हमें मिल रहा है, तो हम सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रही है। तो CRO में जब पैटर्न देखेंगे सबसे पहले हमें ये पैटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे थीटा एंगल्स हैं जो कि फेज डिफरेंस को बताते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन मिली है तो इसके लिए फेज एंगल 0 डिग्री है। अब जैसे ही हमारे पास शेप चेंज होती जाएगी उसके 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता जाएगा। अब ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूनिट्स यूज की थी जो कि लैटिस यूज की थी वहां पे 10 डिविजन थे। अब ईच डिवीजन के लिए लेना है तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी को हमें यहाँ से नोट करते जाना है और यहाँ पे नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हम इस TTP की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे वहां पे हमें शेप चेंज हो जाएगी। और शेप को प्रॉपर देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। प्रॉपर हमें सर्कल चाहिए, तो सर्कल के लिए हम TTP को
रोटेट करते जाएंगे और ये देखो ये कुछ थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे। अब पहले जब सर्कल बन रहा था उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी आ रही थी 0, और अब हम यहाँ पे अगर इंक्रीज कर रहे हैं टीटीपी को और, तो उस टाइप में अब ये देखो ये स्लैंटिंग लाइन जो है ना वो कुछ इसी तरह से ही फॉर्म होगी, इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास थर्ड फिगर मिल चुका है। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लेते हैं 6.711। अब फिर से हम टीटीपी की हेल्प से इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो अब हमें फिर से सर्कल मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम मिलते जाएंगे इसके, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी आ गई 8.418। और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इसके सर्कल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये शेप आ जाएगी। ये देखिए पोटेंशियोमीटर को हमने वेरी किया तो उससे इसकी प्रॉपर सर्कुलर शेप आ गई। तो इसकी रीडिंग आई है 8.415। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारा यहाँ पे जो टॉगल था ये लो पे सेट था। अब लो पे सेट है, अब हमारे पास फर्दर रीडिंग नहीं आ रही, तो हम इसको अब हाई पे ले लेते हैं। हाई पे करेंगे तो फिर से इसको 0 पे करेंगे, इसको कम्प्लीटली हम 0 पे सेट कर देंगे। अब फिर से इसको वेरी करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहले हमारा यहाँ पे 0 से था, लेकिन अभी 8.7 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हमें फिर से रीडिंग लेनी है। अब हमारे पास सर्कल आ गया, अब ये सर्कल हमारे पास आ रहा है 8.415 पे। अब फिर से हम इसको चेंज करते रहेंगे टीटीपी की हेल्प से, तो हमें इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब टीटीपी को हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे सीआरओ पैटर्न चेंज होता जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो गई उस कंडीशन में हमें रीडिंग ले लेनी है। अब जैसे जैसे फिर से हम यहाँ पे सर्कल फॉर्मेशन करते जाएंगे तो अल्टरनेटिवली हमें पैटर्न मिलता रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम ऑब्जर्व करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 17.488। तो इसी तरह से हमें सारी रिस्पेक्टिव रीडिंग्स ले लेनी है। अब हमने यहाँ पे सीआरओ के ईच पैटर्न के लिए उसके रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किलोहर्ट्ज में मेजर कर लिया है। कुछ इस तरह से इतनी हमें रीडिंग्स मिली है। ठीक है, तो अब हमें सेम काम करना है फॉर डायटोमिक लैटिस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों टॉगल्स को डायटोमिक पे सेट कर देना है, और सबसे पहले हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी लेंगे लो पे। तो लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और हम यहाँ पे टीटीपी को सेट कर देंगे 0 पे। ये 0 पे सेट कर दिया। अब हम डायटोमिक लिए रीडिंग लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियली हमें इस तरह से मिल रहा है। इसके एम्पलीट्यूड को मैंने इस रोटर से चेंज कर दिया है। ये हमारे पास R1 और R2 पोटेंशियोमीटर है जो कि शेप चेंज करने के लिए काम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम टीटीपी की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमें ये सीआरओ पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये एक फर्स्ट लाइन है जो कि अपने को इस तरह से मिल रही है। तो इसके लिए रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 0.931 इन किलोहर्ट्ज। तो जैसे ही अब हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे टीटीपी को, तो यहाँ पे सीआरओ का पैटर्न हमें कुछ चेंज होता हुआ मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे इस तरह से वेरी भी कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे जैसे मैं टीटीपी को इंक्रीज करती जा रही हूँ वैसे वैसे थोड़ी सी इसकी शेप चेंज हो रही है। ये हमें इस तरह के सर्कल मिल चुका है। अब सर्कल मिल गया, अब इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 2.369। सीआरओ पैटर्न है सर्कल। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए देखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से हम टीटीपी की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमें एक लाइन मिलेगी इस तरह से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लाइन है। अब इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी
4.506। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास ये टीटीपी की वैल्यू फिनिश होने वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट शेप आ जाएगी सर्कल की। तो इसके लिए रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 6.532। तो इसी तरह से हम अपने प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये टीटीपी फिनिश हो चुकी है, इसकी एक बार रीडिंग 10 तक आ चुकी है ये। तो हमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को लो से हाई कर देना है। अब फिर से इसको मिनिमम लेंगे, अब फिर से इसको मिनिमम पे लेंगे, तब हमें पैटर्न देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ये लाइन देखने को मिल रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम नोट कर लेंगे 8.861। अब सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है जब तक कि हमारे पास सारी रीडिंग नहीं आती। बट इसमें जो मोनो एटॉमिक लैटिस है, इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, अब हमारे पास एक ये शेप आई थी लास्ट में, ठीक है। अब ये शेप पे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया था, जो कि 16 पॉइंट समथिंग आई थी। अब देखिए, जैसे ही हम इस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ेंगे, तो आगे रोटर को चेंज करते करते हम देखेंगे यहाँ पे हमें कोई भी शेप देखने को नहीं मिल रही। शेप देखने को नहीं मिल रही, लेकिन एक तरह का बैंड गैप आ रहा है जिसमें कोई भी शेप नहीं आ रही। तो इस बैंड गैप की वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस बैंड गैप की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो बैंड गैप की इनिशियल और लास्ट पोजीशन, लास्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हमें नोट कर लेना है। तो बैंड गैप हमारा स्टार्ट हुआ था 16 पॉइंट समथिंग से, और यहाँ पे फिनिश हो चुका है 29.369 वैल्यू पे। तो 29.369 पे, और यहाँ शेप हमें मिल रही है सेम यही वाली। अब हमें इसके बाद रीडिंग को कंटिन्यू करना है। अब हमारे पास देखिए शेप चेंज हो रही है। अब ये स्लाइटली वेरिएशन होगा इसके अंदर अब शेप में, तो हमें थोड़ा सा ये रीडिंग अपने अकॉर्डिंगली लेनी होगी। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इसकी शेप को प्रॉपर सर्कल ला सकते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग आई है सर्कल, जिसकी रीडिंग है 30.467। इसी तरह से हम अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने डायटोमिक के लिए सारी रीडिंग ले ली है। सारी रीडिंग लेंगे तो हम ये देखते हैं कि इस रेंज के अंदर कोई भी हमारे पास लिसाजू शेप हमें शो नहीं होती, लिसाजू फिगर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इसे हमने नाम दे दिया एनर्जी बैंड गैप, और इसके आगे हमने नेक्स्ट कंप्लीट रीडिंग इसकी ले ली है। अब हमने यहाँ पे मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए फेज एंगल थीटा और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, जो कि हमें कुछ इस तरह से मिला। और जब हमने डायटोमिक लैटिस के लिए ये सेम ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें यहाँ पे एक बैंड गैप देखने को मिला। ये हमारे पास है एनर्जी बैंड गैप, और एनर्जी बैंड गैप से पहले वाली जो रेंज है उसे हमको बोलेंगे एकॉस्टिकल ब्रांच, और सेकंड वाली को हम बोलेंगे ऑप्टिकल ब्रांच।